गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस अपना मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के का चैप्टर है आपका सक्सेना जी द्वारा रचित है, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए अब आगे इसमें क्या होता है। कल मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको इसका पढ़ा दिया था। अब देखिए आगे क्या होता है, किस तरह से आगे का सफर उनका तय होता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। आप इसे रेखांकित कर लीजिए और इसमें जो पंक्ति बताई है आपकी बुक के अंदर, ये वाली जो पंक्ति है शायद इससे क्वेश्चन भी आपको नजर आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि पंक्ति दे रखी है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा होता है। जैसा कि आपको शब्दों से पता चल रहा है कि जिस प्रकार एक उदास और शांत संगीत सुनने के बाद में हम उसके शब्दों में डूब जाते हैं और अपने पर जो बीती है, अपनी जो स्थिति अपन ने जीवन में भोगी है, वो सब कुछ अपन को याद आने लग जाता है। तो वही चीज इसके अंदर बताई है कि देखिए फादर एक सन्यासी थे, एक धर्म गुरु थे। तो उनको, लेकिन आप धार्मिक रूप से वो कट्टर नहीं थे, बिल्कुल कट्टर धार्मिक नहीं थे। तो इस वजह से यहाँ जो है वो लेखक ने बताया है कि वह जो लेखक का जो परिवार था उससे बहुत ज्यादा अपनत्वता रखते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो लेखक इस बात को सोच करके मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो जाता था कि ना कोई नातेदारी ना कोई रिश्तेदारी, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, जब यहाँ पर ये फादर आते हैं तब ये इतना अपार स्नेह क्यों लुटाते हैं। तो ये चीज सोच करके लेखक बहुत आश्चर्यचकित हो जाता था। तो इसी वजह से उसे ऐसा लगता था कि आज जब फादर नहीं है और वो उनको याद करता है तो उनकी यादों में खो जाता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी जैसे शांत संगीत को सुनने के बाद में उसके शब्दों में डूब करके जो अनुभूति होती है वही यहाँ पर सक्सेना जी को हो रही है। एक मतलब इसका ये निकल रहा है और दूसरा मतलब इसका ये निकल रहा है कि जिस प्रकार से शांत संगीत को सुनने के बाद में इंसान अपनी स्थिति को याद करके, यदि शब्द बहुत करुणा में है तो वो आंखों से पानी छलकने लग जाता है और मानो इस तरह के कोई और भी शब्द हैं तो वह अपनी स्थिति में पूरी तरह से डूब जाता है। उसी प्रकार से आज फादर लेखक के पास में नहीं है, लेकिन इस उदास शांत संगीत को सुनने के बाद में फादर का स्मरण, फादर की स्मृति आ जाती है और लेखक की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पंक्ति का आशय स्पष्ट किया गया है, रेखांकित कर लीजिएगा। आगे देखिए, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जिस प्रकार से एक नदी के अंदर अपन स्नान करने के बाद में तरबोतर हो जाते हैं, उसी प्रकार फादर को कह रहे हैं कि फादर को देखना निर्मल जल में स्नान करना था, यानी हमारा हृदय के अंदर भाव बढ़ जाते थे और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी कहने का तात्पर्य है कि फादर जो थे वो इंसान के अंदर, जो इंसान बहुत मतलब ऐसे थे, मतलब जैसे स्वस्थ रहना है और अपने जीवन के प्रति जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं, वो सोच समझ नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, फादर यदि उन व्यक्तियों से बोल रहे हैं तो बोलने के बाद फादर से वो व्यक्ति ऐसे रहते थे कि जिस कार्य को वो जीवन में नहीं कर पा रहे हैं उसका दृढ़ संकल्प ले लेते थे और आगे बढ़ने की जीवन में सोचते थे। फादर के वचनों में वो मतलब एक जोश था कि वह उदास व्यक्ति के अंदर भी एक जोश भर देते थे और वह अपने जीवन के पथ पर चलने के लिए उसे तैयार कर देते थे। आगे देखिए, मुझे परिमल के भी दिन याद आते हैं। एक संस्था थी, मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिनमें फादर सबसे बड़े थे। उन्हें हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर भी बेबाक राय देते। मैंने जीवन परिचय में बता दिया था आपको, राय देते और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव या संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा, यानी लेखक का जो बच्चा था मुझे अपना बच्चा व फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कहने का तात्पर्य है
कि एक तो लेखक को परिमल जो एक संस्था थी जिसमें फादर कामिल बोल के जिस तरह के कार्य करते थे वो सब याद आ रहा है। दूसरों से वो याद आ रहा है कि जब लेखक के घर में एक बच्चा उत्पन्न हुआ था, यानी उसका खुद का बच्चा उत्पन्न हुआ था, तब फादर लेखक के घर में आए थे और पहला अन्न का जो ग्रास था, पहला अन्न का जो छोटा सा मतलब जैसे खीर वीर बनाई जाती है बच्चे को अन्नासन करवाने के लिए, तो वो लेखक का जो बच्चा था वो फादर ने ही पहला निवाला जो था उसके मुख में डाला था। खीर का हो, दूध का हो, जिसका भी हो वो डाला था। तो उन्हें और इतना आशीर्वाद दिया था उस बच्चे को कि ऐसा प्रतीत होता है उनको कि पहली बार जब अन्नासन याद आता है और उन नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़ा हो, जैसे किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड़े होने के बाद में इंसान को छांव प्रदान होती है, उसी प्रकार फादर का वहां आना और बच्चे को अन्नासन करवाना, बच्चे के मुख में पहला ग्रास डालना और उसको अपना आशीष देना, तो ये लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह किसी छायादार वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया हो। इतने आशीर्वाद उन्होंने उस बच्चे को प्रदान किए थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता सभी तो थे। यानी वो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग का मतलब लास्ट ईयर था उसका और एक अच्छी जगह पे था, अंतिम साल था उसका और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। भरा पूरा परिवार था उसका, माता पिता बताया है इसके अंदर, एक बहन थी, 2 भाई थे। मैंने आपको जीवन परिचय में बताया था कि एक भाई तो क्या कहते हैं फादर इनका ही काम करता था, पुरोहित मतलब फादर ही थे वो और धर्मगुरु, और जो दूसरे भाई थे वो बिजनेस करते थे और जो बहन थी वो थोड़ी जिद्दी थी, वो शादी नहीं कर रही थी, तो इस वजह से थोड़े माँ बाप परेशान थे, तो इनका लगाव इन लोगों से थोड़ा ज़्यादा था। बहन की चिंता थी उन्हें कि शादी हो जाए उसकी, और जो माता पिता थे इनमें पिता के प्रति इतना नहीं था, माता के प्रति ज़्यादा था और भाई अपने अपने काम पे लगे रहे थे। तो इस प्रकार से भरा पूरा परिवार था। इस बंदे ने पूरे परिवार को छोड़ करके और अपनी कर्मभूमि हमारे देश को बनाया था। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है उनसे, आपको अपने देश की याद आती है? लेखक कह रहे हैं, तो वो फादर कहते हैं मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। घर में किसी की याद नहीं आती है क्या? एक प्रश्न। तो माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते देखा है हमने उन्हें। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास में आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके एक मित्र थे, अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश राय, तो उनको वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे, पढ़ाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है। उनका परिवार है, बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। मैंने आपको सब बता दिया है कि मतलब उसकी शादी की चिंता थी इनको, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों में देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आने के बाद में वो मुश्किल से 2 या 3 बार गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन
अंतिम मतलब टाइम तक, अंतिम समय तक इन्होंने भारत को ही अपना समर्पित किया है पूरा जीवन। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब जो आगे आएगा वो आप लोग अपने थर्ड पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे।